नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि ज्यारे फोल्डर पर। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम टेबल के ऊपर, जो कि आपके जून 2026 के लिए बहुत ही सटीक टाइम टेबल होगा। क्योंकि इस टाइम टेबल को मैंने खुद भी फॉलो किया था, तो आप भी फॉलो करके इसे और एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना टाइम टेबल, जो कि मैंने बनाया था और मैंने फॉलो भी किया था। और आप भी इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इसी महीने से तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो अभी आपके पास 4 से 5 महीने बहुत ही अच्छा समय है और इतने समय में आप नेट जेआरएफ के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अभी इस महीने से अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको 13 उपन्यास पढ़ लेने चाहिए। अगर 13 में से अगर आप 1-2 उपन्यास, जैसे कि परीक्षा गुरु और जिंदगी नामा हो गया, अगर ऐसे उपन्यास अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो इनके थोड़े शॉर्ट नोट्स ही आप देख लीजिए, जैसे कि दृष्टि गाइड वगैरह में दिया गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। मुझे लगता है इनसे और इतना जटिल प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा कि कर ना पाए। जैसे कि प्रकरणों में बटा हुआ है हमारा परीक्षा गुरु, तो इन सारे प्रकरण के नाम आपसे अगली बार पूछे जा सकते हैं। इनको छोड़ करके आप 11 उपन्यास जो हैं उनको आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं या ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं। और जब आप एक बार पढ़ रहे हैं तभी आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप जब दोबारा इसका रिवीजन करने के लिए आएंगे तो आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप दोबारा से उपन्यास को सुने और दोबारा नोट्स बनाएं। इसीलिए जब आप एक बार पढ़ रहे हैं तो उसी बार आप इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और जहां नोट्स आप बना रहे हैं, जब आप नोट्स बना लें अपना शॉर्ट नोट्स, तो उसी के नीचे आप उस उपन्यास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूंगी, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अपने उपन्यास वाली यूनिट में और बाकी सारी यूनिट में भी उसी जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसी के नीचे नोट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगाना होगा तो आपको बार बार पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ता है। जो उपन्यास आप रिवीजन करते हैं उन्हीं के साथ उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी रिवाइज हो जाता है। और अगर आप उपन्यास पढ़ रहे हैं तो आपको इसी के साथ साथ भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र को भी कम से कम 2 घंटे लगातार देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों यूनिट जो है वो बहुत बड़ी मानी जाती हैं और अक्सर विद्यार्थियों को डर भी लगता है। इसीलिए अगर आप इस महीने से शुरू कर रहे हैं तो भी आपके पास बहुत अधिक टेंशन नहीं है, आप आराम से उपन्यास भी पढ़ सकते हैं और भारतीय काव्यशास्त्र तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करने का एक तरीका है यूनिट 3 को, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लीजिए भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के। साथ ही साथ आप दृष्टि की गाइड से रिवाइज कर लीजिए। और उसके साथ ही साथ अगर आप अभी बेसिक तैयारी करने जा रहे हैं, अभी आपने बेसिक भी नहीं पढ़ा अगर काव्यशास्त्र का, तो आप आचार्य रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक ले लीजिए, भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की। वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और अगर आपको नहीं अवेलेबल हो पा रही है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे ले सकते हैं। और आप क्या करेंगे, और आपको अगर समय मिल रहा है तो आप इसी महीने से एक एक कविता को, और साथ ही साथ जो जिन कविताओं की भूमिका आपको उपलब्ध मिल पा रही है उनको भी आप पढ़ते हुए चलिए। क्योंकि अंत में क्या होता है कि 50 कविताएं हैं तो आपको एक महीने में पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक कविता को डेली पढ़ते हैं या बीच में 1-2 दिन अगर स्किप भी कर देते हैं तो इस तरह से आपका यूनिट 5 भी कवर हो जाता है। और कुछ कविताएं लंबी कविताएं हैं जिनको कि आप शायद पूरा कवर ना कर पाए, तो उनकी भूमिका आप जरूर पढ़ लीजिए। और उनमें जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं जैसे कि दृष्टि की गाइड में उपलब्ध कराई गई हैं, आप उन पंक्तियों को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। क्योंकि इस बार आपने देखा कि भारत भारती जैसे बड़ी रचना से भी क्रम लगाने के लिए यानी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए प्रश्न बने हुए थे। अब ऐसे प्रश्नों को आप तभी सही कर सकते हैं जब आपने कविताओं को सही से देखा होगा। अब इसके बाद आपका जब ये आपका तीनों पूरा हो जाए, अगर आपका फरवरी में कंप्लीट हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़े दिन मार्च का भी ले लीजिए। लेकिन इससे आप बहुत अधिक ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं। मान के चलिए आपका 10 मार्च तक तो इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहानियों को पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए 21 कहानी है। अगर
अगर एक अच्छा विद्यार्थी है और अगर उसकी स्पीड है पढ़ने की तो 2x की स्पीड पे करके और 21 कहानियों को 1-2 दिन में या 3 दिन में वो पूरा पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप उसके साथ-साथ उसका नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, तो इस तरह से आपको 6-7 दिन भी लग सकते हैं सारी कहानियों को पढ़ने में। तो अब आप जब कहानी पढ़िए तो आप उस कहानी का या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या फिर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इसी तरीके से आपको कहानी को पढ़ना है और जब तक कम से कम आपका पेपर आए, तब तक आप कम से कम 3 बार कहानियों का रिवीजन कर लेंगे। और जब आप कहानी पढ़ना अगले महीने से शुरू करेंगे मार्च से, तो उसके साथ-साथ आप नाटक और निबंध को भी पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप 5 से 6 दिन में कहानी को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आप 4 से 5 दिन में निबंध भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक दिन में आप 2-3 निबंध आराम से पढ़ सकते हैं। इतने बड़े-बड़े निबंध भी नहीं है कि आपको बहुत बोरिंग लगेगा। उसके अलावा क्या करना है, आपको नाटक पढ़ना है। चाहे आप अगर एक ही नाटक रोज़ पढ़ पा रहे हैं, तो एक ही नाटक पढ़िए, या अगर आप एक नाटक को 2 दिन का समय दे पा रहे हैं, 2 दिन में अगर आप खत्म कर पा रहे हैं, तो आप 2 दिन में पढ़िए। लेकिन जब भी आप इन यूनिट्स को पढ़ें, तो साथ ही साथ जब नोट्स बनाएँ, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी में इंक्लूड कर लें। और उसके बाद आप शुरू करेंगे यूनिट 10। यूनिट 10 के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हैं। चाहे आप कितना भी सही से पढ़ लें, लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि दोनों यात्रा वृत्तांत हो गए। उनकी भाषाएँ जो है वो अक्सर कठिन होती है और इनको आप पूरा कर नहीं सकते हैं, और पूरा मुझे लगता है करने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके अलावा संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी बहुत बड़ी रचना है, इसको भी आप पूरा कवर नहीं कर पाएँगे। इसीलिए और एक साहित्यिक की डायरी, ये भी काफ़ी बड़ी रचना है, 13 प्रकरणों में बटी हुई ये रचना है। तो अगर आप इन सारी रचनाओं को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप दृष्टि की गाइड में जितना कंटेंट दिया गया है वो पढ़ लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक बने हैं वो पढ़ लीजिए। और उसके अलावा जो बाकी रचनाएँ बची, जैसे कि अगर आप इनको गिनेंगे तो 2, 3 और एक 4 रचनाएँ हो गई। उसके अलावा जो 10 रचनाएँ और बचती हैं, उनको आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, या फिर ऑडियो बुक के रूप में सुन लीजिए, या पीडीएफ से पढ़ लीजिए, या किताब से पढ़ लीजिए। क्योंकि बिना आप यूनिट 10 को पढ़े, यहाँ से प्रश्नों को सही नहीं कर पाएँगे। उसके बाद जब आपका ये भी कंप्लीट हो जाए, तब आप उसके अगले महीने से, यानी कि मई के महीने में, या फिर लास्ट आधे अप्रैल से लेकर के मई के महीने तक आप यूनिट 4 को भी समय देना शुरू करेंगे, जो कि वैचारिकी है। यहाँ से भी कम से कम 6 से 7 प्रश्न आराम से हर बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इनमें से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो यूनिट 4 को मजबूत करने के लिए आपको दृष्टि की गाइड पर अच्छा कमांड कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कहाँ-कहाँ से प्रश्न बन सकता है, वैचारिकी में कुछ कन्फर्म नहीं होता है, और वैचारिकी के लिए कोई आपको एक बुक बता दे, ऐसा भी संभव नहीं है। और जब आप वैचारिकी को पढ़ रहे हैं, उसी साथ-साथ आपको हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो यूनिट है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। और अगर आपका यहाँ पर कमांड है, तो आप 10 से 15 या 20 क्वेश्चंस को कभी-कभी बन जाते हैं। इतने प्रश्न आप सही कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और बच्चन सिंह का जो दोनों पुस्तक आता है, एक आधुनिक गद्य का इतिहास है और एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह जी का, और उसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र और संपादक डॉक्टर हरदयाल जी की पुस्तक आती है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, तो इसके साथ-साथ आप दृष्टि की गाइड और सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की जो पुस्तक आती है, उसका रिवीजन करने के लिए रखिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, तो आपके यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक सही हो जाएँगे, ज़्यादा प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और इसके साथ ही साथ जब आप इतना सब पढ़ लेते हैं, तो आपके पास बचता है आपका यूनिट 1 और यूनिट 4, जो कि वैचारिकी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आप उसको बहुत अधिक अगर कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब आपका लास्ट मंथ है, तो आप वैचारिकी को थोड़ा और डीपली देख लीजिए। और इसके साथ ही साथ आपको यूनिट 1 भी पढ़ना है। तो जैसे कि जब मैंने पढ़ा था, तो मेरे पास 5 महीने के अलावा थोड़ी दिन और एक्स्ट्रा बचे थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 मंथ भी इंक्लूड कर दिया है। लेकिन अभी आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप जो आपका लास्ट वाला मंथ होगा, उसी में जो पत्रिका है, संस्थान है, पुरस्कार है, और 5 से 10 तक जो भी सभी रचनाकार के रचना का प्रकाशन वर्ष है, और साथ ही साथ जो आपके आज तक आपने पढ़ा है, उन सभी का आप रिवीजन करते हुए चलेंगे। इस तरह से आपका जो सारा सिलेबस है, वो आपका खत्म हो जाएगा। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारे मेरे यूनिट्स मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि
मेरा पहले साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी रहा है, तो रिसर्च वाली यूनिट जो है इसको पहले से भी मैंने पढ़ रखा था। लेकिन अगर आपने अभी तक रिसर्च के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको इसी महीने में ही पहले जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तभी से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा-थोड़ा कवर करना शुरू कर देना चाहिए। और मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया है, जितने से लगभग कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सब मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। फ्री में आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और इसके साथ ही साथ जो सबसे अच्छा स्कोर आपको पेपर 1 में दिला सकता है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप हर मंथ में चाहे आप 2 ही 3 सेट लगा पा रहे हैं, तो आप 2 ही 3 सेट लगाइए, लेकिन आपको डेली के बेसिस पे लगाना है। और इस तरह से क्या होगा कि आपका 2 से 3 महीने में आपका पेपर 1 जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको हर मंथ में पेपर 1 को साथ में लेके चलना है। और अगर आपका पेपर 1 आपको लगता है स्ट्रॉन्ग है, तो अभी आप हिंदी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब आपका लास्ट का 2-3 मंथ बचेगा, तो आप 1, 2, 3 यूनिट 4 यूनिट को 1 महीने में कवर कर लीजिएगा। जो आपका लास्ट का 5th मंथ होगा, उसमें आप डीआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आपका डीआई स्ट्रॉन्ग है, तो आप लास्ट के मंथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपका डीआई नहीं स्ट्रॉन्ग है, तो आपको हर महीने में अगर आप एक ही डीआई अगर अभी से सॉल्व करते हैं, तो जब तक आपका पेपर आएगा, तब तक आप 150 से लेकर के 160 डीआई के क्वेश्चन सेट के सॉल्व कर चुके होंगे। इसीलिए आप एक-एक सेट या 2-2 सेट कम से कम आप डेली लगाते रहिए। और इसके साथ आपका पीडी, आईसीटी, हायर एजुकेशन और ये सारे जो यूनिट हैं, ये मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे भी कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। तो आप यहाँ से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको आपको बढ़िया स्कोर दिला सकती हैं। और जब आपका लास्ट में पेपर बचेगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अपना जब तैयारी किया हुआ था, तो मैंने लास्ट जो आपका मेरा 10 दिन था, फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने रिवीजन किया था, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगी, जो आपका जून वाला महीना होगा, आप इस तरह से तैयारी करिए कि आपका मई में सिलेबस खत्म हो जाए। और आपका जब जून का महीना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और जब आपका 2-3 दिन पेपर बचे, तो सिर्फ़ आप अपना पूरा नोट्स जो है उसको पलट के देखिए। इस तरह से आपने तैयारी करिए कि जब आपका 2 से 3 दिन बचे, तो सिर्फ़ आप अपना नोट्स देख करके और फिर पेपर देने चले जाएँ। ये था मेरा पूरा टाइम टेबल। अब इसके अलावा भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, जिसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। आपके मन में पहला प्रश्न आ सकता है कि हम पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में समय का विभाजन कैसे करें? तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पेपर 2 को ज़्यादा समय दीजिए। और पेपर 1 के लिए अगर आप मुश्किल से अगर आप 2-3 घंटे या 3 से 4 घंटे का भी समय दे पा रहे हैं, तो इतना पेपर 1 के लिए आपके लिए बहुत है। और अभी शुरू-शुरू में अगर आप 2 से 3 घंटे भी पेपर 1 को दे रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं आएगी। बस ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाते हुए चलिए। और पेपर 2 को आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। अगर आप दिन के 5 से 6 घंटे दे सकते हैं, तो आप इतना दीजिए। अगर आप 7 से 8 घंटे दे सकते हैं, तो आपके पास और भी अच्छा समय है। आप पेपर को बहुत अच्छे से पेपर 2 को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितना डीपली आपके पास नॉलेज होगा, वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न को सही करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि कितने महीनों में तैयारी पूरी हो सकती है, तो देखिए वो आपके पढ़ने के ऊपर है कि आप कितना समय दे पा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप कितना समय दे पा रहे हैं, क्योंकि मैंने जब इस तैयारी को किया था, तो मैंने लगभग 10 से 12 घंटे, 10 घंटे इस तरह से मैंने लगभग डेली समय दिया था। और तब मेरा जाकर के 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाया था। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको 50 कविताएँ पढ़नी हैं, वो भी बहुत बड़ी-बड़ी कविताएँ उसमें लगी हुई हैं। उसके अलावा आपको 13 उपन्यास पढ़ने हैं, 14-15 नाटक पढ़ने हैं और उसके अलावा 21 कहानी पढ़नी है, 14 अन्य गद्य विधाएँ पढ़नी है, 11 निबंध पढ़ने और वैचारिकी, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि इतना बड़ा है, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और उसके अलावा भाषा विज्ञान से भी इतने जटिल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पा रहे हैं, तो आपके लिए 4 से 5 महीना तभी सफिशिएंट हो सकता है, जब आप इसके लिए ज़्यादा समय दें। आपके मन में प्रश्न होगा कि इतना विशाल पाठ्यक्रम है, इसको कैसे छोटा करें? क्या पूरा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है या सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स पर ध्यान दें? देखिए, मैंने आपको जैसे कि अभी यूनिट 10 का एग्जांपल दिया कि इसमें कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जिनका अगर आप शॉर्ट ही देखते हैं तो ही सही है, क्योंकि कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जिनको आप पूरा नहीं कवर कर सकते हैं। तो जिनका आप नहीं कवर कर सकते हैं उनके लिए कोई बात नहीं। अन्यथा अगर जो चीज़ें आपसे पढ़ी जा सकती हैं, उनको आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि क्रोनोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, वो जितना आपने सही से और ध्यान से पढ़ा होगा, उतने ही आपके क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन सही जाएँगे।
आपके मन में एक दिन मुझे कमेंट में भी आया था कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल होता है, वो बहुत कठिन होता है और इसको कैसे पढ़ें? तो इतिहास और रचनाओं को कैसे याद रखें? जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया और रचनाएँ हो गईं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के लेखक, उनकी रचनाओं को लंबी सूची को याद रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये बहुत जटिल लग रहा है, तो आपको सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो गाइड आती है, इसका सहारा लेना चाहिए। क्योंकि पहले मुझे भी हिंदी साहित्य का इतिहास जब मैंने पढ़ा था, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ा था पहले, तो मुझे समझ नहीं आया था कि इसमें क्या-क्या चीज़ें याद करनी है, क्या-क्या चीज़ें छोड़नी है। फिर मैंने दृष्टि की वो गाइड से भी पढ़ा, तो उसमें बहुत सारे कंटेंट थे, फिर वही समस्या, इसीलिए मैंने फिर सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो गाइड आती है, उसमें से चीज़ें पढ़ी, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं और लगभग उन उसमें जो चीज़ें दी गई हैं, अगर आप पूरा याद कर लेते हैं, तभी आप हिंदी साहित्य के इतिहास पे अच्छा कमांड बना सकते हैं। कठिन यूनिट्स को कितना समय दें? जैसे यूनिट 3, यूनिट 4 और भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए कितना समय देना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन यूनिट्स को 3 से 4 घंटे अगर आप दे पा रहे हैं या 2 से 3 घंटे, तो इतना सफिशिएंट है, इतने में आप इन यूनिट्स को कवर कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूँ कि यूनिट 3 के लिए अगर आपके पास अभी एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, तो आप आचार्य रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा रिवीजन की क्या रणनीति होनी चाहिए, तथ्यों को भूलने से बचने के लिए हफ्ते में कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। तो आपको जो रिवीजन करना चाहिए, वो फिलहाल इस तरह से करना चाहिए कि अगर आपने एक दिन में कुछ भी पढ़ा, तो उनके आप नोट्स बना लीजिए और सुबह जब आप फिर से पढ़ना शुरू करिए, तो आपने जो कल पढ़ा था, उसको एक बार सरसरी निगाह से, चाहे आप आधे घंटे में ही पूरा रिवीजन कर लीजिए, लेकिन उसको पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है कि वो चीज़ें हमें रिकॉल होती रहती हैं। फिर आपने जो कल पढ़ा, उसको परसों रिकॉल कर लीजिए और जब आपका महीने का संडे आए, तो आपने 1 वीक में क्या पढ़ा, उसको आप इस तरह से रिवाइज़ करिए कि आपका 1 से 2 घंटे, 3 घंटे में आपका पूरा रिवीजन हो जाए। और तथ्य अगर आप भूल जा रहे हैं बार-बार, तो मेरी सलाह है कि आप उन तथ्यों को नोट कर लीजिए जिनको आप भूल जा रहे हैं और उनको अपने स्टडी टेबल पे या दीवार पर कहीं भी चिपका दीजिए और बार-बार देखते रहिए। इस तरह से ही आप जो तथ्य भूल जा रहे हैं, उनको आप याद कर पाएँगे। प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएशन यानी कि अभ्यास और मूल्यांकन कितना ज़रूरी है? देखिए, जितना अधिक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन सही करने की और क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, इन दोनों के ही आपको जानकारी मिल जाती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। पीवाईक्यू कितने ज़रूरी हैं या फिर कितने साल के प्रश्न पत्र ज़रूरी हैं? तो हिंदी विद ऋचा चैनल पे आपको 2018 से लेकर के 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएँगे। इतना आपके लिए सफिशिएंट है पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए इनकुलकेट लर्निंग पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको 116 क्लासेस मिल जाएँगी। अगर आप वो लगा लेते हैं तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री में ही मिल जाएँगे। आप यहाँ से पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। पिछले 10 वर्ष के प्रश्न पत्र कम से कम हल करना चाहिए, ऐसा विद्यार्थियों में होता है। तो मैंने तो पेपर 1 जो है वो 2022 से लेकर के 2025 तक के जून तक के लगाए थे और जो पेपर 2 है उसको मैंने पेपर के कम से कम 2 महीने या 3 महीने पहले से ही मैंने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया था और मैंने 2018 से लेकर के 2025 तक के पेपर को लगाया था। तो आप भी इतना लगा लीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। उसके अलावा आपका प्रश्न हो सकता है कि मॉक टेस्ट कब से शुरू करें? क्या सिलेबस पूरा होने के बाद मॉक टेस्ट दें या तैयारी के साथ-साथ? देखिए, अगर आप पहले से ही मॉक टेस्ट देने लगते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो होने लगता है। तो मुझे लगता है कि जब आपने सिलेबस का कम से कम 1/3 यानी 1 तिहाई अगर आप पढ़ लेते हैं, तब आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। उसके बाद भी प्रश्न उठता है कि क्या पेड बैच जॉइन करना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए? क्या हमें बैच लेना चाहिए कोई? तो कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ मॉक टेस्ट हिंदी विद ऋचा चैनल पे आपको मिल जाएगा, उनकी ऐप पे फ्री में जो उन्होंने लिया था। आप उनके प्रश्नों को देख लीजिए और सबसे ज़रूरी है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्योंकि एमसीक्यू लगभग हिंदी विद ऋचा चैनल पे मैम ने 1000 एमसीक्यू करवाया हुआ है। अगर आप पेपर 2 के लिए करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वो बहुत बेस्ट आपके लिए एमसीक्यू होने वाले हैं और पेपर 1 के लिए आपको एमसीक्यू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतने हैं कि अगर आप हल कर ले जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। पेपर 1 के लिए आपको कोई भी एमसीक्यू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव मार्किंग, मेन बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 4 ऑप्शन में से अगर आपको 2 ऑप्शन पता चल गया कि अगर ये गलत हैं, तो 2 में से 1 को आप टिक करके और अगर आपका जो
है टिक करने वाला पॉइंट, अगर वो सही हो जाता है तो आप इस तरह से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है, तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। आपको 150 में से 150 सारे क्वेश्चन हल करने हैं और सारे के सारे प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है। और एक बात, जेआरएफ करने के लिए आपको 150 प्रश्न सही नहीं करने हैं। अगर आप 100 प्लस या 110 प्लस पे अगर आ रहे हैं, 105 प्रश्न पे प्लस आ रहे हैं, तो इतना आपके लिए बहुत है, आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो आप इस तरह से टारगेट रखिए कि अगर आप हिंदी में 70 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो कम से कम आप पेपर 1 में 35 क्वेश्चन सही कर पाएँ, तब भी आपका 105 प्रश्न हो जाएगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो कम से कम आपका प्रयास होना चाहिए कि मेरा 37-38 क्वेश्चन मेरा पेपर 1 में हो जाए, और 70 क्वेश्चन भी अगर आपका पेपर 2 में हो जाता है, तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। और अगर आपके 65 क्वेश्चन ही इधर बन पा रहे हैं, तब आपको पेपर 1 पे कम से कम 40 या 40 प्लस क्वेश्चन का कमांड रखना पड़ेगा। और इतना आप ला भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इतने प्रश्न सही नहीं कर सकते हैं। जो डेली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ-कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो आप 40 से 45 क्वेश्चन को पेपर 1 में सही कर सकते हैं। हिंदी का पेपर जैसे कि इस बार के जटिल आया था, तो इस बार चाहे जितना पढ़ लिए हों विद्यार्थी, उनका 70-72 क्वेश्चन से सही नहीं ज़्यादा जा पाया, क्योंकि इस बार थोड़े डीपली प्रश्न थे। तो अगर आपका भी इतना प्रश्न हो जा रहा है, तो कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जितना कुछ सही लगा, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। जितनी में आपका सिलेबस कवर हो सकता है, आपका बढ़िया से रिवीजन हो सकता है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है, और पेपर को पास करने के लिए इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।